नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांक और आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी के लिए एक नया आयाम देना, खास तौर पे हिंदी माध्यम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज की क्लास। और ये जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी से इंग्लिश में, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है और इस बार के जो प्रीलिम्स ने का पेपर है उसमें बहुत से बच्चे जो हैं वो सही स्ट्रैटेजी ना बना पाने की वजह से वो बाहर छट गए। तो मैं आपका गाइड ओजांक आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि हिंदी माध्यम से कैसे करें यूपीएससी की तैयारी और हमारा जो आंदोलन है हर घर आईएएस, खास तौर पे हमारे मध्यवर्गीय निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे किस प्रकार आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं और जब हम यहां पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से एक ताकत हमारी पैदा होती है। स्वागत करता हूं हर घर आईएएस के इस महामुहिम में, इस महाअभियान, इस महाआंदोलन में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार अपनी तैयारी को लेकर चलते हैं, अपने माता पिता को दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं, सिविल सेवक बन के राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकते हैं अपने पूरे जीवन को। जिस प्रकार एक जवान सेना पे डटा रहता है, राष्ट्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार एक अधिकारी हजारों लाखों जिंदगियों में एक परिवर्तन ला सकता है अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के माध्यम से। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में, हर घर आईएएस में। और हम जानते हैं कि इस बार क्या चीजें रहीं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स में किस प्रकार जो 2023 का पेपर आया उसने बहुत कुछ बदल के रख दिया, कई धारणाओं को तोड़ दिया। 2022 में इसकी शुरुआत हो गई थी और 2023 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर और वन ऑफ द मोस्ट, जो एग्जाम में अपीयर हुए 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया लगभग, और जो फेलियर रेशियो है वो 98.6 से ज्यादा है। यानी हर 100 में से 98.6 बच्चे इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अभी हम मेंस और इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जरूरी हो गया है कि हम एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जो आज फेलियर रेशियो है वो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में हो चुका। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कल की क्लास आप में से किन किन योद्धाओं ने देखी है। आपको मैं स्टूडेंट नहीं योद्धा कहता हूं, क्योंकि आपको अब वॉर में जाना है। 98.6 जो है वो रिजेक्शन रेशियो है। सिर्फ 1.6% बच्चे जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं मेंस और इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं। यूपीएससी ने जो डाटा दिया है और जिस तरह से ट्विस्टिंग पेपर हो गया कि सीसैट क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के फेलियर का रीजन, और वो सिर्फ हिंदी माध्यम नहीं, इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। इसीलिए माइंड सेट में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अगर हम ये बदलाव, ये चेंज लेकर आ पाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे, समझ पाएंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का। कल अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स में रिजेक्शन रेशियो क्या है। लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आखिर प्रीलिम्स में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी मात्रा में रिजेक्ट हो रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग सेगमेंट है। इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद बहुत से मेधावी स्टूडेंट जो इससे पहले इंटरव्यू तक दे चुके हैं या बहुत से लगातार मेहनत कर रहे थे, आज उनकी उदासी एक अलग ही लेवल पे है। आज जो उनका जो दिल टूट रहा है वो अलग लेवल पे है। बहुत मुश्किलों से जो है वो हम उनको संभाल पा रहे हैं। तो मन में एक बहुत पीड़ा हो रही है कि ऐसा हम क्या करें कि जो प्रीलिम्स में एक नया मुकाम हम लेकर आ सकें। हमारे जो बच्चे हैं जो अपनी आंखों में सपना लेकर आते हैं, उनके माता पिता उनसे भी बड़े सपने की तरफ जुड़ते हैं, तो वो सभी जो स्टूडेंट है वो कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का, मैं आपका गाइड ओजांक, और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर इस एग्जाम की टफनेस क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस लेवल तक हैं। तैयार हैं आज समझने के लिए कि 2022 और 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में क्या बहुत बड़ी गलती हुई। क्योंकि अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में फर्स्ट लेवल पे ही अगर आप रिजेक्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा। आप ये जानते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगातार डाउन होता चला जा रहा है, लेकिन आज आपसे मैं और डिस्कस करने जा रहा हूं कि आखिर वो कारण क्या है कि जिसकी वजह से जब बच्चा प्रीलिम ही क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो वो मेंस और इंटरव्यू तक जाने की बात नहीं रह जाएगी, फिर फाइनल रिजल्ट वो ऑलरेडी नहीं निकाल पाएगा। और ऐसा क्या कारण मौजूद था इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे जो रिजेक्ट हो गए, और कंपटीशन कैसे जो है वो 2-2 लाख हर साल बढ़ता चला जा रहा है, किस तरह के नए कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ रहा है, सर्विस के ट्रेंड कैसे चेंज हो रहे हैं, और बच्चों के अंदर जो आईएएस क्वालिफाई करने या आईएएस का पोस्ट पाने के लिए जो एक होड़ लगी हुई है वो कैसे आईपीएस, आईआरएस या आईआरटीएस के बच्चों को जो क्वालिफाई हो चुके हैं उनको वापस एग्जाम देने के लिए प्रेरित कर रही है, और आपकी सीटें कैसे छीनी जा रही हैं, इसके बारे में भी आज हम गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो तैयार हैं पेन और पेपर के साथ? तो डेफिनेटली अब मैं उसके बाद आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
इसी के साथ ही साथ बताता चलूं कि गुरुकुल की जो एक परंपरा है, गुरुकुल की जो क्लासेस हैं वो सभी आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। गुरुकुल जो बैच 3 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसके लिए 20 बच्चों की काउंसलिंग जो है वो होनी है। आप जो अगर लास्ट 20 में आना चाहते हैं तो आप गुरुकुल के लिए ये जो एक नया लेवल तैयार हो रहा है, एक नया कलेवर तैयार हो रहा है, जो क्लास की आप एंथुजियाज्म देख रहे हैं, वो सभी में आप जुड़ सकते हैं। जो गुरुकुल बैच है, फर्स्ट बैच कंप्लीट हो चुका है, पूरा हाउसफुल हो चुका है। कई बच्चों को हमने फर्स्ट बैच में एडमिशन के लिए मना भी कर दिया। अगर आप सेकंड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं 3 जुलाई से, तो देर मत करिए, अभी जल्दी ही हॉस्टल की वीडियोस भी आपके आने वाले, वर्ल्ड क्लास हॉस्टल आपको दिया गया है। और अब एक नई फैसिलिटी में कि हॉस्टल के अंदर ही लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दी गई है और उनका टाइम टेबल भी दिया गया है। बहुत ही टफ टाइम टेबल है, बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है और ऐसा टाइम टेबल है जो उनको काफी हद तक नर्चर कर रहा है, यानी खुद को बदलाव का नाम। अभी आप देखेंगे कि अभी मैंने जो है एक योग सिखाया है ज्यादा देर तक बच्चों को कंसंट्रेट रहने के लिए। तो इस गुरुकुल की क्लास में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आपको बदल के रख देगा। ये व्यक्तित्व को बदलने का बैच है। तो इसके साथ अगर आप जुड़ना है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को सेट कर सकते हैं। आइए, साथ ही साथ आज ईएमआई में जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसमें एडमिशन लेने का, कॉन्सेप्टर में एडमिशन लेने का आज अंतिम दिन है। टुडे इज द लास्ट डे और आज शाम को 5 बजे मेरी क्लास शुरू हो रही है। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कॉन्सेप्टर की आज क्लास में, और वहीं से मैं जीरो से शुरू करूंगा। ये जीरो से हीरो का सफर है, तो जीरो से हीरो के सफर में आज से मैं बिगिनिंग शुरू करूंगा कि आईएएस क्या होता है, क्या उसकी पावर्स हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस में कैसे कमांड करनी है, टिपिकल वर्ड्स को कैसे समझना और कैसे किन चीजों की जरूरत पढ़ाई से पहले पड़ती है, चाहे वो मैप की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग हो। ये सारी चीजें हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। शाम को 5 बजे मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। तो दोस्तों, अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है प्रीलिम्स में ऐसा क्या हुआ जिसने बड़ी मात्रा में बच्चों के सपनों को तोड़कर रख दिया। और प्रीलिम्स में कल जो मैंने आपको बताया कि अब वो धारणा काम नहीं आएगी कि जनवरी या फरवरी आने के बाद उस साल हम तैयारी शुरू करेंगे, 3 से 4 महीने प्रीलिम्स को दे देंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। आपने भी स्वीकार किया कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत जो है देर हो जाती है। और आप में से कल कई लोगों ने एक्सेप्ट किया जिन्होंने प्रीलिम्स दिया कि सर उस समय जब हम 28 मई को पेपर देने गए तो हमें यह डर लग गया कि हमारा बहुत कुछ छूट चुका है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि इस बार का पेपर एक्चुअली क्या था, उसमें क्या ट्विस्टिंग थी जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो है रिजेक्शन रेशियो हमें डील करना पड़ा। चलिए हम बात करते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का 2023 का जो डिफिकल्टी लेवल यानी जो कठिनता का स्तर था वो एक अलग ही लेवल पे था। हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट। तो वो सेगमेंट्स क्या थे? जनरली हम किसी और एग्जाम को जब देखते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें कोई एक सही होता है और वो जो ऑप्शन होता है वो काफी हद तक जो है वो उस क्वेश्चन की परिभाषा को तय कर रहा होता है। यानी आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई ये प्रश्न दिया हुआ है भारत की इस जलवायु के बारे में बताइए, ये फलाना 4 जो है वर्गीकरण दे रखे हैं, इसके बारे में बात हो रखी है, पर्वतों के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है, इतिहास की घटनाओं के बारे में, गांधी जी के आंदोलन के बारे में, ठीक है, भारत के विभाजन के बारे में। तो ये आपने वहां से उठाया और वहां से उठाकर आपने उसको डिलीवर कर दिया। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी रूप में आते रहे हैं, 2-3 साल पहले तक यही ट्रेंड रहा है। लेकिन इस बार का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर क्यों कहा गया, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पेपर 1 में था 71 क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना, एनालिसिस बहुत ध्यान से सुनना। जो लोग सीरियस हैं, जो योद्धा हैं, जो आने वाले समय में अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, वो बड़े ध्यान से इसको सुने। 71 क्वेश्चन इस बार के प्रीलिम्स में रीजनिंग एंड एजर्शन टाइप थे और पेयरिंग टाइप। आप देखिए, रीजनिंग एंड एजर्शन एंड पेयरिंग टाइप। रीजनिंग एंड एजर्शन क्या होता है? रीजनिंग का मतलब होता है इसमें कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब ये समझना कि जो लोगों ने नोट्स रटे थे, जिन लोगों ने एनसीईआरटी को इन डेप्थ नहीं पढ़ा था, जिन लोगों ने चीजों को एनालाइज नहीं किया था, उनका था कि भाई टाइम कम है, जल्दी 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 पढ़ लो, जनवरी से शुरू किया, अब जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करो। तो क्या होता है, उसमें डाटा तो हमें याद हो जाता है, आपकी बुद्धिमत्ता पे कोई जो है वो शक नहीं है, आप लगातार जो है उसमें अच्छे से पढ़ सकते। लेकिन ये जो क्वेश्चन 71 क्वेश्चन, समझ रहे हो, 71% पेपर रीजनिंग एंड एजर्शन टाइम प्लस पेयरिंग क्वेश्चन थे। यानी इसमें कोई डायरेक्ट आप आंसर निकाल ही नहीं सकते। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रश्न। अप्रत्यक्ष यानी आप अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ, तो इसका मतलब है जो इसका आउटकम होगा वो ये होना चाहिए, इसका आउटकम ये होना चाहिए। तो रीजनिंग यानी आपको जीएस के पेपर में भी तर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एब्सोल्यूट आंसर नहीं निकाल सकते। अगर जिसने प्रीलिम्स दिया होगा वो
जितने भी, मैं चाहता हूं कि मुझे कमेंट करें, हमने प्रीलिम्स दिया तो इस तरह के हमें पेपर देखने को मिले। अब रीजनिंग एंड एजर्शन के क्वेश्चन करते कैसे हैं? तो रीजनिंग के और एजर्शन के क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई भी एक डाटा एक जगह से नहीं लिया जाता, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स कि फलाना फलाना स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, एक ऑप्शन वो उस सब्जेक्ट से ले रहे हैं, एक ऑप्शन उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप है उससे ले रहे हैं, एक ऑप्शन किसी और से रिलेशनशिप उसके साथ ले रहे हैं। तो लगातार क्या होता चला जा रहा है कि लगातार जो है वो उसमें अलग अलग पॉइंट्स को वो इकट्ठा कर रहे हैं। अब अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री में अच्छी कमांड नहीं की, ज्योग्राफी और इकोनॉमी अच्छी कर ली, और ऑप्शन में उसको कुछ जोड़कर जो है उसके हिस्ट्री के साथ भी दे दिया, अब आप उसका आंसर ही जो सेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप रीजनिंग के लिए आपकी नॉलेज पूर्ण होनी चाहिए और आंसर लगाते समय आपके पास जो है वो एक कहते हैं ना रीजनिंग की पावर होनी चाहिए। घबराहट होती है कि ये गलत होगा या सही होगा, तो जब तक आप रीजनिंग पावर आपके पास नहीं होगी तब तक आप अप्रत्यक्ष प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। यानी 71 क्वेश्चन ऐसे थे यूपीएससी प्रीलिम्स में जो अप्रत्यक्ष थे, इनडायरेक्ट वे में काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पेयरिंग की जब बात आती है तो पेयरिंग में क्या होता है, आपको एक से ज्यादा डाटा आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आप पेयरिंग में 4 पेयरिंग आई हो, आपको 1 या 2 पता हो, लेकिन बाकी 2 ना पता हो, तो आपके लिए वो आंसर आप नहीं लगा सकते। यानी संपूर्ण नॉलेज, इंटरलिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और रीजनिंग यानी तर्क निकालना, आपका दिमाग जो है वो क्या करेगा, लगातार सोचेगा मैंने इसको कहां पढ़ा था, इसको कहां पढ़ा था, इसको कहां पढ़ा था, अच्छा ये पूरी इंफॉर्मेशन मिला दो तब इसका आउटकम आएगा। इस तरह के प्रश्न जो है वो हमें कहां देखने को मिलते हैं, इस प्रीलिम्स में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये? तो ये जो है इसने पेपर को बहुत टफ बना दिया, बहुत टफ बना दिया। यानी आप बहुत कम समय दे रहे हैं, आपने एक कोई किताब पढ़ ली, आप इसके दूसरे स्तर पर नहीं पहुंचे तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। ये आप समझिए, रीजनिंग की बात ही हो गई कि आप अप्रत्यक्ष है आपके लिए सब कुछ, इनडायरेक्ट वे में आपको आंसर देना है। सो इससे क्या हुआ, डिफिकल्टी लेवल कई गुना बढ़ गया। जो सबसे खतरनाक हुआ, एलिमिनेशन टेक्निक ही एलिमिनेट कर दी। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती, जरा इसको समझो, ठीक है। लगभग 12 से 18 क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक पे आते थे। अब ये समझो कि एलिमिनेशन यानी छांटने की प्रवृत्ति क्या होती थी। मान लो कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, एक स्टेटमेंट दिया है और यहां पर 4 उसके आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 4 आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 आर्ग्यूमेंट्स और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्या हुआ, एलिमिनेशन टेक्निक में जो है वो सिंपल क्या होता था कि जानकारी अपूर्ण जो है काम भी चल जाती है। जैसे मान लीजिए आपको लग गया कि तीसरा वाला तो हो ही नहीं सकता, इससे कोई रिलेवेंट नहीं, अब आपने उसको काट दिया। ज्यादातर बच्चे इसको, और 12 से 18 क्वेश्चन इस तरह के आ जाते थे, तो आपने उसको काट दिया कि तीसरा वाला तो इससे जुड़ा ही नहीं है, हमें पता है बिल्कुल। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, फिर आप ऑप्शन देखते थे। तो ऑप्शन में जहां मान लीजिए इसमें 3 आंसर आया हुआ है, इसमें 3 है, ठीक है, मान लीजिए इसमें लिखा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 2 3 4, यहां पर क्या होगा 1 2 3, और इसमें क्या दिया है 1 2 4। तो अब आपको समझ में आ गया कि जिस ऑप्शन में 3 है उसको तो मुझे टिक ही नहीं करना, क्योंकि ये मुझे श्योर है कि तीसरा वाला नहीं होने वाला। इस तरह के ऑप्शन दिए जाते थे कि आप आराम से जो है वो क्या होता था, विरोधाभास निकाल सकते, ब्लैक एंड व्हाइट होता था, तो आप आसाम से पकड़ लेते। तो अब आपको समझ में आ गया इसमें 3 है, इस वाले ऑप्शन को नहीं लगाना, इसमें 3 है, इसको नहीं लगाना, ये 3 है, इसमें नहीं लगाना, तो बचा कौन सा, ये। तो एलिमिनेशन में क्या होता था, कई बार आपको सही जवाब ना पता हो लेकिन आपको पता कि गलत क्या है, आपका आंसर हो जाता था, और ये बहुत बड़ा होता था, राइट। अगर जिसने दिया होगा उसको ये बात पता होगी। तो इस तरह से, राइट, ये सेगमेंट आपका तैयार होता था। अब आप देखो इस बार इन्होंने एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया, बोला कि जब तक ये चारों तैयार नहीं होंगे आप आंसर ही नहीं दे पाओगे। 71 क्वेश्चन आ गए आपके रीजनिंग बेस। रीजनिंग का मतलब होता है अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके चलना। यानी जिसने एनसीईआरटी क्रक्स भी पढ़ी होगी तो वो नहीं जवाब दे पाएगा, वो कहां से छोटी सी इंफॉर्मेशन, फिर एनसीईआरटी को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ना, करंट अफेयर्स को जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स के साथ जोड़ना। ये कई लेवल में, एक ही सब्जेक्ट को उसने कई लेवल में बांट दिया कि भाई कई लेवल में जो है आप इसको तैयारी करिए, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए,
तो एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो गई, लगभग 12 से 18 क्वेश्चन का लॉस हो गया। ये बहुत बड़ा झटका था स्टूडेंट के लिए, और इसीलिए काफी अच्छे स्टूडेंट भी जो हैं वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए। नंबर ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, यानी जो नए नए गवर्नमेंट के डाटा जो पीआईबी पे आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से उठा के क्वेश्चन दिया है। मैं सालों से कह रहा हूं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के लिए बुक्स नहीं, अब इकोनॉमिक सर्वे जरूरी है, और सीधे वहां से क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। 3 ईयर करंट अफेयर्स, लोग कहते थे कि सर 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं जाता, हिंदू नहीं पढ़ा जा रहा है। 2 से 3 साल का करंट अफेयर्स, ऐसे मक्षर के बारे में पूछा जिसको टीचर भी नहीं सुना होगा, ये कहीं 2 साल पहले द हिंदू में आया था, और ये क्वेश्चन उन्होंने 3 ईयर का करंट अफेयर्स यहां उठा के डाल दिया। राइट, ये स्थिति है। मैपिंग एंड आईआर क्वेश्चन इंक्रीज, तो मैपिंग आपको याद है पीवी सर के साथ किसने किसने मैपिंग की क्लास की थी। मैं पिछले साल से चिल्ला रहा हूं मैपिंग करिए, मैपिंग क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, कई बच्चों ने कहा रहे मैपिंग के इतने ज्यादा क्वेश्चन है, आईआर के क्वेश्चन आने लगे, आईआर मेंस का पार्ट है, क्योंकि वो सीधे सीधे न्यूज़पेपर से उठा के पूछ रहा है, और मैपिंग और आईआर जुड़ी हुई है। अभी गुरुकुल हम कॉन्सेप्टर शुरू कर रहे हैं, पहली ही क्लास जैसे मेरी क्लास खत्म होगी मैपिंग एंड आईआर की क्लास शुरू होगी। बहुत इसके नंबर बढ़ा दिए, यानी वो स्टूडेंट से प्रीलिम्स में ही इन डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं कि प्रीलिम्स में ही तुम तैयार होकर आओ, यहां कट पेस्ट नहीं। बहुत से बच्चे तुक्का उक्का मार के अंदर आ जाते थे, मेंस नहीं हो रहा है, बोला ना भैया हम इतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो जो प्रीलिम्स का बेस है वो बहुत टफ हो गया था, बहुत टफ। रीजनिंग एंड एजर्शन के क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिसने जिसने दिया होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, हाँ सर ऐसी तैसी हो गई सही आंसर डिफाइन करने में, और निगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा, एलिमिनेशन टेक्निक खत्म होने की वजह से 12 से 18 क्वेश्चन का सीधे सीधे झटका लग गया। वो बड़े ट्रिकी हो जाते थे, जैसे बहुत टफ ऑप्शन आया नहीं आता, उसमें लास्ट में एक ऑप्शन रहता उपयुक्त सभी, अबव ऑल, तो वो होता था हाँ यार ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन, और वो सही भी निकलता था, अबव ऑल बहुत टफ है। इस बार उन्होंने सिस्टम ही खत्म कर दिया, बोले ये भाड़ में गया ये सब, अब बेटा आता होगा तो करोगे, नहीं तो किनारे जाओ। ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक सेटबैक रहा। आगे देखते हैं, पॉलिटी, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन लाइक होम गार्ड्स। अब ये जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी से उन्होंने उठा लिया वहां पे, ठीक है। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पॉलिटी में अब वो नहीं है कि संविधान से प्रश्न आ रहा है, राइट से आ रहा है, याद कर लिया लक्ष्मीकांत। अब बहुत ज्यादा करंट पे नजर रखनी, हिंदू पे बहुत ज्यादा नजर रखनी है, करंट अफेयर्स पे, न्यूज़पेपर पे बहुत नजर रखनी है, बड़े सेगमेंट पे काम करना है। इस तरह क्वेश्चन है। एनवायरमेंट के क्वेश्चन, वॉगल डांस और स्क्वायरल के बारे में ऐसी ऐसी जगहों से रिसोर्स इन्होंने लिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहां जाना है, सोर्स क्या लें, कितना पढ़ें भाई मेरे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन्होंने एनवायरमेंट में क्वेश्चन पूछे कि आदमी सन्नाटे में आ जाए, कहां से जवाब देंगे इसका, राइट। स्टैटिक ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट बहुत कुछ बदल रहा है, तो जैसे जीसी लियोंग ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए जबरदस्त है। आप वो कॉन्सेप्ट उठाने हैं, न्यूज़पेपर के साथ उसको जोड़ना है, मैकेनिज्म पूछा जा रहा है, राइट। अब जैसे अभी चक्रवात आया, या अभी चक्रवात आ रहा है गुजरात के पास, तो हमने नाम याद कर लिया, लेकिन वो मानसून को कैसे रोक रहा है, उसका प्रभाव क्या है, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने लगे, अवार्ड से क्वेश्चन, जीके बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, इंडिया ईयर बुक को बेस करके क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो ये जो है इसने क्या बता दिया, जो टफनेस है यूपीएससी की वो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा जिसमें टफ उन्होंने कर दिया, बहुत ज्यादा मुश्किलें कर दी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन आसान थे लेकिन ऑप्शंस को उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं। और ऑप्शन मुश्किल क्यों किया, क्योंकि रीजनिंग एंड एजर्शन में आपको इंटरलिंकिंग करनी पड़ती, आप एक इंफॉर्मेशन से काम नहीं चला सकते, आपको इंटरलिंक करने के बाद अपना मत देना है कि इसमें क्या हो सकता है। एलिमिनेशन क्वेश्चन खत्म कर दिए, तो आप अंदाजा भी नहीं, तो तुक्का भी नहीं मार सकते कि लाओ यार कुछ अच्छा वाइस तुक्का मारे, नहीं, वो भी खत्म कर दिया। कुछ बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चन आने लगे, बहुत ही बड़े बेस पे क्वेश्चन ले लिया उन्होंने। अब इतना कुछ करने के बावजूद अब प्रीलिम्स में ही अगर आप सोचो कि अगर आपका प्रीलिम्स ही ना निकले, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और प्रीलिम्स में अब जो दायरा उन्होंने लिया, अब दायरा देखिए कहां 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 कहां, लक्ष्मीकांत हमसे खत्म नहीं हो रही है, हम कहां जाके जो है वो वैगल डांस और स्क्वायरल के बारे में जाके पढ़ाई कर रहे हैं।
तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसका तरीका बदल दिया है। जो सेफ थे, जो सेफ जोन थे, एलिमिनेट कर लेंगे, वो खत्म कर दिया उसने। जीएस पेपर को उसने इतना डिफिकल्ट, अभी तो सीसैट पे हम बात ही नहीं कर रहे। सीसैट में तो हिंदी माध्यम के लिए उन्होंने एक रास्ता जैसे बंद कर दिया, तो तरीका भी हमें बदलना पड़ेगा। तो ये जो भी याद रखिएगा, जो प्रीलिम्स अगर होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, तो मैंने कल भी आपको बताया था समाज का दबाव आपके ऊपर कम हो जाता। अरे भाई मेंस लिखे हुए हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप किसी भी संस्थान में चले गए, भाई मैंने मेंस लिखा हुआ, ये मेरा जो है रिजल्ट रहा, रिपोर्ट कार्ड है और मुझे जॉब चाहिए, हाँ बिल्कुल जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाती है आपको। कल भी बताया था, जो आपके नाते रिश्तेदार फोन करते रहते हैं वो भी चुप हो जाएंगे, भाई लड़का मेंस तो लिख लिया, प्रीलिम्स निकाल लिया, मानते हो ना। और जब प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो फिर वो तुम्हें जीने नहीं देते। अरे जब प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो क्या खाक तैयारी कर रहा है, क्या जो है ये आईएएस बनेगा। अरे प्रीलिम्स निकाल लिए होते तो हम मान भी जाते। तो प्रीलिम्स जो है वो एक बहुत सोशल टैबू की तरह भी है। अब 98.6% बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कंपटीशन इसीलिए 11 लाख बच्चा सीधे प्रीलिम्स में आ रहा है, 14,000 बच्चा जा रहा है मेंस में। वहां लड़ाई 14,000 से, यहां 11 लाख से लड़ाई है। तो अब आप खुद मुझे बताइए, सभी लोगों का कमेंट चाहिए, क्या 3 से 4 महीने की तैयारी में यह निकल सकता है? बिल्कुल उल्टा सेटअप हो गया है कि यार 3 से 4 महीने हम करके काम चला लेंगे। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्या करना होगा हमें एक नई स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी। हमें भी समझ में आ गया कि ये प्री कम मेंस के अप्रोच काम नहीं आएगा, तो हमने 2 काम किए। एक, हमने गुरुकुल प्रीलिम्स ऑनलाइन बैच बना दिया कि गुरुकुल प्रीलिम्स बैच है ये। क्लियर है? क्या होगा इसमें? पूरा जीएस में भी 3 स्तर बनाए ना, 3 लेयर्स बना दिए हमने जीएस में। पूरा सीसैट इस बार बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को खा गया। करंट अफेयर्स पूरे साल भर की, द हिंदू की क्लासेस 250+ लेक्चर, इंग्लिश ग्रामर, जी हां, क्योंकि अभी मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन दिखाऊंगा, सामने रख दूंगा, हिंदी वाला बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा लिखा क्या है ये, क्या कहना क्या चाहता है कॉम्प्रिहेंशन। तो सीसैट खा गया अच्छे अच्छों को। फिर सीरीज प्लस मेंटरशिप, वीक में 1 दिन कि आपका मेंटर आपसे डिस्कस करेगा, ये चीज है। टेस्ट होगा, पूरे 4000+ क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, सीसैट की कॉम्प्रिहेंशन, पूरा करंट अफेयर्स, द हिंदू, राइट। जीएस में भी स्तर है, मैं पूरा ये प्रोग्राम डिस्कस करूंगा आपसे कि एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटोडायनामिक, एक पूरा कंप्रीहेंशन प्लस इंग्लिश ग्रामर कि आप अंग्रेजी भी पढ़ सकें, ग्रामर पढ़ सकें, प्रेसिस राइटिंग कर सकें, कंप्रीहेंशन पढ़ सकें। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो माइंडसेट है बहुत जरूरी है। तो आप में से जो लोग कॉन्सेप्टर के साथ जुड़ गए मेरे ऑनलाइन, उनका फर्स्ट ईयर यही चलेगा, सेकेंड ईयर उनका पूरा मेंस होगा, 4 पेपर होंगे। और जो कॉन्सेप्टर के साथ नहीं जुड़े हैं वो केवल इसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक आंदोलन के रूप में जो गुरुकुल में हमने कमाया है, जो गुरुकुल में हमने देखा बच्चों का बिहेवियर, साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो बहुत हमें जबरदस्त चीजों से जो फायदा हो रहा है, जो बच्चों की लाइफ में चेंज आ रहा है, डिसिप्लिन में चेंज आ रहा है। और हमें समझ में आ गया कि ये 3 से 4 महीने का खेल नहीं है। 11 लाख बच्चे पहुंच गए इस बार प्रीलिम्स देने के लिए, मजाक रिजल्ट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 98.6% बच्चे फेल हो गए, नहीं क्वालिफाई कर पाए। इसका मतलब है कि हमें डेडिकेटेड अप्रोच है। तो वो सभी बच्चे जिनके पास 2 साल का वक्त है, जो प्रीलिम्स को बहुत डेप्थ में 830 लेक्चर्स, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है, मिनिमम है 830 लेक्चर, बड़ी बड़ी कोचिंगों के पूरे कंप्रीहेंसिव प्लान इतने नहीं होते जितने हमने खाली इस फेज के लिए दिया है। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और पहले जो 100 स्टूडेंट है उनको 20% डिस्काउंट है। ये चाहे कल तक कंप्लीट हो जाए, चाहे परसों तक कंप्लीट हो जाए, राइट। तो ये ऑनलाइन मोड में जो नोएडा नहीं आ सकते, अब जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे कि गुरुकुल बैच आपका है कहां, गुरुकुल बैच में क्या चीजें हैं। तो गुरुकुल बैच एक इतना डिसिप्लिन बैच है कि आपके सोने का समय भी हम डिसाइड कर रहे हैं। तो गुरुकुल बैच में वही आए जो अपने आप को सौंप सकता है अपने गुरु के परिवार को, मतलब बहुत डिसिप्लिन है। अब तो उनका सुबह उठने से लेके मॉर्निंग रिचुअल, बच्चों को वीडियो भेजनी पड़ती कि हमने ये एक्सरसाइज की, हमने इतने गिलास पानी पिया, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उनका मेडिटेशन की क्लासेस, उनकी जो डायरी राइटिंग की जो है सेगमेंट्स होते हैं, उनकी जो डेली टेस्ट हो रहे हैं, उनका जो है मेंटरशिप हो रहा है, उनका डाउट क्लियरिंग, उनका रिवीजन, आंसर राइटिंग, लाइब्रेरी में कितनी देर बैठेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, आज दिन में कितने टॉपिक कवर करेंगे, एवरीथिंग मॉनिटर बाय गुरुकुल टीम।
बिल्कुल फिक्स। और पहले शुरुआत में उनको दिक्कत हो रही थी, थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन अब तो धीरे धीरे वो इतना पॉजिटिव होते जा रहा है। उनकी कॉपियां देखिए आप, कैसे पैसिव लर्निंग सीख कर आए थे और अब वो धीरे धीरे कैसे एक्टिव लर्निंग में। कभी भी मैं क्लास में चला जाता हूं, किसी का भी रजिस्टर उठा के देखता हूं, एक साथ वो दो दो कॉपियां मेंटेन करते हैं, सारी डिस्कशन लिख रहे हैं, डिबेट में जा रहे, और अब उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, धीरे धीरे उसमें लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। उनका पूरा व्यवहार चेंज हो रहा है। वो पार्क में दौड़ने जाने लगे हैं, योग अभ्यास करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, डायरी राइटिंग करने लगे हैं, आंसर राइटिंग करने लगे, डिबेट में अब जा रहे हैं वो धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें गुरुकुल का पार्ट है। गुरुकुल बेसिकली अपने आप को पूरा हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म करने का नाम है, उन आदतों को सीखने का नाम है जो आपके आसपास माहौल नहीं है। तो ये माहौल का नाम है, ये एक ऐसा ओरिएंटेशन है जो आपको बदल के रख देगा। कोविड ने आपके पूरी लाइफ स्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप बेड पे लेट के आराम से मोबाइल में ऑन करके पढ़ने वाले, कोई ध्यान देने वाला नहीं है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये पूरा बिहेवियर चेंजेस है, साइकोमेट्रिक चेंजेस है, ये मेंटल टफनेस का, इसमें इंटरव्यू प्रैक्टिसेस, डिबेट प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज, न्यूज़पेपर रीडिंग, सब कुछ आपके पार्ट है ये। तो गुरुकुल बैच जो है वो नोएडा में है, आप जानते हैं। नाउ इन नोएडा हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ साथ लाइब्रेरी फैसिलिटीज, यहां तक कि हर दिन का पढ़ने का टाइम टेबल भी हम ही देते हैं, और उसको हम ही चेक भी करें कि ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, हम आपको बताते हैं तरीके। आपकी डायरी में हम देखते हैं, आप उसमें हमें लिखकर डेली मेंटर्स को बता सकते हैं हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत देते हैं। जैसे कल मैंने एक ऐसा मेडिटेशन बताया कि आप क्विकली कैसे रिचार्ज हो सकते हैं, आप थोड़े समय में अपनी थकान कैसे दूर कर सकते हैं, आप फिर पढ़ने कैसे बैठ सकते हैं। तो बड़ी बारीकी से एक एक चीज उसमें देखी जा रही है। हॉस्टल विजिट्स हो रहे हैं, एक शेड्यूल, बहुत से बच्चे कह रहे नहीं शेड्यूल आपको फॉलो करना है, क्योंकि ऑफिसर जो होते हैं बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये पूरा लबासना का कल्चर है, यानी लबासना को हम यहीं आपको जिंदा करके दे रहे हैं। तो लबासना में क्या होता है, लबासना में आपका, अगर आप कभी आप में से किसी के घर में कोई आईएएस होगा, या हम लबासना जाते रहते हैं, तो लबासना में क्लास की यूनिफॉर्म अलग होती है, और वहां हिल्स होती हैं, पहाड़ियां होती हैं। फिर आप जब लंच करने जाएंगे तो आपका कपड़ा बदलेगा, आप लंच के लिए अगर आप नहीं जाते आपको फाइन हो जाता है आपके ऊपर, वहां पर आप अलग जाएंगे। फिर पीटी के लिए आपकी ड्रेस अलग होगी, फिर शाम को जो है काउंसलिंग के लिए जो गैदरिंग होती है, असेंबली के लिए ड्रेस आपकी अलग होगी, फिर स्पोर्ट्स क्लब जाएंगे उसकी ड्रेस अलग होगी। एक सख्त डिसिप्लिन, सुबह 6 बजे से शुरुआत होती है और रात में 10 बजे तक पूरा शेड्यूल होता है उनका। और हम चूंकि कई सालों से लबासना जाते रहे, इसलिए हमने वो ट्रेनिंग बड़े करीब से देखी है, कैसे एक सिंपल से स्टूडेंट को बिल्कुल फिजिकल फिट, मेंटल फिट, वो केस स्टडी कराना, स्पोर्ट्स में डांस सिखाना, मतलब उसको हर तरह से, वो मंच पे भी बोलने लगता है, एकदम शर्मीला सा लड़का, उसको एक ऑफिसर के रूप में तैयार करते हैं। तो गुरुकुल वही ऑफिसर को तैयार करने का नाम है, बिल्कुल सेम टू सेम वही ट्रेनिंग, वही सारी चीजें। यहां तक कि हॉस्टल में हमने जो कलर भी रखा है वो उसी थीम पे रखा हुआ है। तो ये लबासना को जीने का नाम है। और अगर आपको लगता होगा कि जैसे कई बच्चों ने कहा कमेंट बॉक्स, अरे हम जब चाहे तब पढ़ें, ऑफिसर को जब चाहे तब नहीं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। आप किसी डीएम के बंगले पे चले जाइएगा तो वो तुम्हें पैजामे में और कुर्ते में आते हुए नहीं मिलेगा, वो आपको गेस्ट रूम में बिठाएगा, वो अपना ड्रेसअप करेगा और फिर वो आपसे मिलने जाएगा। प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऑफिसर्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हमेशा अटेंटिव रहते हैं। वो लगता है कि ऑफिसर, आप तभी उनकी इतनी इज्जत करते हैं, इतनी कदर करते हैं। आप लबासना जाके देखिए, दिन भर में 4-4 बार तो उनको यूनिफॉर्म बदलनी पड़ती है, और नहीं बदलते तो फाइन लग जाएगा। इतने अटेंटिव होते हैं कि अरे यार यही पहने चलो खाना खा लें, बहुत थक गए। नहीं, ऑफिसर हो, ऑफिसर की तरह बिहेव करो। और इतनी थकान में भी वो काम कर लेते हैं। ट्रेनिंग क्लासेस, उसके बाद डांस क्लास, उसके बाद स्पोर्ट्स क्लास, उसके बाद असेंबली, तमाम तरह की एक्टिविटी, दिन भर एक्टिविटी होती रहती है, और वो उतने ही एनर्जेटिक होते हैं, राइट, उतने ही एनर्जेटिक होते हैं। तो ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है वो गुरुकुल है, खुद को बदलने का। फील लाइक एन ऑफिसर, लिव लाइक एन ऑफिसर। कई बच्चे हमारे पास आए जिन्होंने जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज नहीं की, योगा कभी नहीं किया, उनको पता ही नहीं था क्या होता है, क्या खाने से बॉडी पे क्या फर्क आता है। हम यहां तक ये बताते हैं कि सुबह उठ के आपको ये खाना है, तो अब उनके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं, उसको उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, वो एनर्जेटिक ज्यादा फील कर रहा है, वो ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो प्रेशर डील कर पा रहे हैं। आए थे तो कोई ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से परेशान था, कोई डिप्रेशन किसी को था, कोई घबरा रहा था। अब धीरे 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 दे फील लाइक ऑफिसर, वो पढ़ते रहते हैं, राइट। तो जो लोग गुरुकुल में आना चाहते हैं, जो खुद को बदलना चाहते हैं, जो लबासना की जिंदगी जीना चाहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, राइट। और जो लोग यहां नहीं आ सकते, गुरुकुल प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के साथ
1 साल का कोर्स आप सभी के लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच आप सभी का। और आज शाम को मिलते हैं कॉन्सेप्टर की क्लास में। कॉन्सेप्टर 2 साल का हमारा सेगमेंट है, जिसमें आज ईएमआई पे एडमिशन लेने का अंतिम दिन है, लास्ट डे है। इसके बाद ईएमआई में एडमिशन बंद हो जाएंगे। इसका फर्स्ट ईयर जो होगा वो गुरुकुल प्रीलिम्स की ही क्लास होगी, सेकेंड ईयर आपकी मेंस की क्लास होगी। तो ये लेवल बाय लेवल 2 लेवल में अपने आप को तैयार करने का नाम है। शाम को 5 बजे मिलते हैं। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यूपीएससी क्या है, कैसे काम करता है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे या इसी चैनल पे शाम को 5 बजे। आज की क्लास सभी के लिए ओपन है। और जैसा कि इस बार प्रीलिम्स का पेपर रहा है कि मैपिंग और आईआर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, तो शुरुआत की क्लासेस में हम सभी आपके साथ इसके साथ जुड़ेंगे। 30 तारीख से आपका जो बैच है प्रीलिम्स का वो शुरू हो जाएगा। और अगले 15 दिन जो कॉन्सेप्टर के सेगमेंट्स है उसमें हम आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। सभी बच्चे इसके साथ एनरोल हो सकते हैं कि अगले 15 दिन की क्लासेस हमें दे दी जाए इसमें। तो इसमें प्रिपरेशन में कि यूपीएससी क्या है, पावर्स क्या है, शेड्यूल कैसे मेंटेन करना, अगले 600 दिन का टाइम टेबल मेरा क्या होना चाहिए, जो मैपिंग हमारी क्या होती है, आईआर हमारा क्या है, वो सारी चीजों के साथ आप लोग लगातार जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हम लोग समझते हैं कि इस आंदोलन को कैसे आगे लेके चल सकते हैं। तो हर घर आईएएस, और प्रतिज्ञा उठा लीजिए कि अपने माता पिता को इससे बेस्ट गिफ्ट और कुछ नहीं दे सकते। तो आप इसको दे के दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत करीब से मैंने देखा है जिनके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, उनके माता पिता ऐसा लगता है क्लाउड 9 पे बैठे हुए। उनके चेहरे पे जो कांति मैंने देखी है, जो चमक देखी है, जो संसार के सारे दुख उनके गायब हो जाते हैं एक झटके में, वो मैंने बहुत करीब से देखा है। जब पत्रकार सामने होते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जब उनके बारे में बात की जाती है, तो उनको लगता है कि सारी जिंदगी की जो तकलीफें थी वो एक झटके में खत्म हो गई। इसी दिन के लिए उनके माता पिता ने संघर्ष किया। तो हमारा ये फर्ज है कि हम अपने माता पिता को दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट प्रोवाइड करें, और वही है। और जब हम सक्सेस होकर निकलते, क्योंकि माता पिता, अगर दुनिया में 3 ही लोग आपकी सफलता पर हर समय खुश होंगे, और वो हैं आपके माता, आपकी पिता और आपके गुरु। ये 3 ऐसे हैं जो अनकंडीशनल लव के साथ चलते हैं, और वो हमेशा आपकी सफलता पर आपसे ज्यादा खुश होते हैं, आपसे ज्यादा ढोल पीटते हैं, आपसे ज्यादा दुखी होते हैं जब आप असफलता के साथ आते रहे। तो इन तीनों को कभी भी हर्ट मत करिएगा, क्योंकि यही आपके सपनों में सबसे बड़े भागीदार होते हैं। और अब प्रतिज्ञा कर लीजिए कि वास्तव में इस देश को बदल के रहेंगे, अपने माता पिता को एक गिफ्ट देंगे। और इसी के साथ, इसी आह्वान के साथ सारे योद्धा जुट जाएं, क्योंकि मैं आपको योद्धा कहता हूं इसलिए क्योंकि आप युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं। कंपटीशन बहुत कठिन है, इसलिए स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जबरदस्त होनी चाहिए। आप लोग चाहे तो फॉर्म भी भर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो वो पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसी भी समय आपको लगता है कि आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो मार्गदर्शन यानी कि मेंटरशिप हमारी बहुत बड़ी पावर है। आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं, मेंटर्स आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, और फिर किस तरह से हम आगे जाएंगे ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट? तो आप मेंटर से भी बात कर सकते हैं, उनके साथ सेशन ले सकते हैं अगर आपको कोई भी तैयारी में दिक्कत आ रही है, या आप पीएसआईआर के टीचर से मिल सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के टीचर से, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के टीचर से मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके रास्तों को आसान बनाने के लिए मैं मेहनत करता हूं। बस आपको चलना है, आपको हिम्मत रखनी है। चलेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या अपने माता पिता को सिविल सेवक बनके आप ये गिफ्ट देना चाहते हैं? अगर जितने भी योद्धा हैं वो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, यस मैं अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को यही सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूं, सिविल सेवक बनके अपने राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित करना चाहता हूं। मुझे सभी के कमेंट चाहिए, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा ही, उनका संकल्प ही उन्हें आगे लेकर जाएगा। स्वागत करता हूं आप सभी का, और जुड़े रहिए। और ईएमआई बैच में जो आज एडमिशन लेना चाहते हैं उसका अंतिम दिन है, तो इस मौके को बिल्कुल ना चूकें। धन्यवाद आप सभी का।